मेरा नाम माया है, उम्र 32 साल और पिछले 5 साल से उसके महंगे परफ्यूम की खुशबू, कुछ क्लीन और एक्सपेंसिव, जिसका नाम मैं कभी ठीक से याद नहीं रख पाती थी, हमारे बेडरूम की हवा में ऐसे घुली रहती थी जैसे दिल्ली की सर्दियों में धुंध। हर दिन, हर वक्त इतनी आदत हो गई थी कि मैं उसे नोटिस ही नहीं करती थी जब तक उस रात वही खुशबू मुझे प्यार नहीं, सबूत जैसी लगने लगी। भरोसा करो, उस रात जो हुआ वो मेरी जिंदगी का रुख पलट देने वाला था। वैसे आप ये कहानी कहाँ से देख रहे हो? कमेंट में अपना शहर लिख देना। मैं बेड के किनारे बैठी जूते की लेस बांध रही थी और उसे देख रही थी। नील ड्रेसिंग टेबल के सामने लगे शीशे में खुद को एडजस्ट कर रहा था, वही लकड़ी वाला फ्रेम वाला शीशा जो हमने एक फर्नीचर शोरूम से लिया था, क्योंकि उसे मिनिमल चीज़ें पसंद थीं, कोई भारी भरकम वैनिटी नहीं, बस एक सादा सा सेटअप, एक छोटा ट्रे जिसमें उसकी घड़ी, परफ्यूम और कार कीज़ हमेशा बिल्कुल सही जगह रखी होती, जैसे उसकी जिंदगी में हर चीज़ का स्टैंडर्ड फिक्स हो। वो कॉलर ठीक कर रहा था, शर्ट का फिट देख रहा था, घड़ी को धीरे धीरे पहन रहा था, वैसे ही ध्यान से जैसे कुछ लोग एफर्टलेस दिखने के लिए भी पूरी प्लानिंग करते हैं। लैंप की हल्की रोशनी उसके जबड़े की लाइन पर पड़ रही थी और वो इतना शांत, इतना पॉलिश्ड लग रहा था जैसे वो मेरे साथ नहीं, किसी नई दुनिया में जाने की तैयारी कर रहा हो। कुछ महीनों से हम दोनों के बीच वो पहले वाला अपनापन कम होता जा रहा था। बात होती थी, लेकिन सतह पर छूना कम हो गया था। आंखों में आंखें डालकर हंसना जैसे धीरे धीरे छूट गया हो। फिर भी उस पल मेरे सीने में वो पुराना सा दर्द उठा, प्यार वाला। वो हैंडसम था, वो मेरा था, या कम से कम मैं यही मानती थी। मैंने सहज होकर कहा, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। सच में वो बहुत अच्छे लग रहा था। ब्लैक शर्ट जो मैंने पहले नहीं देखी थी, टेलर ट्राउज़र और वो वही वाला कॉन्फिडेंट लुक जो उसे ऑफिस में स्टार बनाता था। आज उसकी कंपनी का इवेंट था, गुड़गांव में किसी बड़े होटल में। नेटवर्किंग, लैनियार, चमकते नाम, बनावटी हंसी, सब वही। उसने मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा, बस शीशे में मेरे चेहरे का रिफ्लेक्शन देखा और उसकी आंखों में न प्यार था न गुस्सा, बस दूरी, ऐसी दूरी जैसे आप किसी के पास रोज रहते रहते उसे फर्नीचर समझने लगो। फिर उसने बहुत सपाट आवाज में कहा, हर बार जब मैं तुम्हें देखता हूँ ना, वो रुका भी नहीं, जैसे ये कोई सामान्य बात हो। तो सोचता हूँ क्या यही सच में मेरी लाइफ में बेस्ट है जो मैं कर सकता हूँ। पहले तो शब्द मेरे दिमाग तक पहुँचे ही नहीं, जैसे लाइब्रेरी में अचानक अलार्म बज जाए, आवाज़ आ रही हो पर समझ न आए कि हो क्या रहा है। मैं कुछ सेकंड उसके रिफ्लेक्शन को देखती रही, जैसे वो हंसेगा, बोलेगा अरे मजाक कर रहा हूँ, पर कुछ नहीं। मेरी मुस्कान चेहरे पर जम गई। बेवकूफ़, ओबीडियंट, तुमने अभी क्या कहा? मैंने पूछा। उसने एक लंबी सांस छोड़ी, जैसे मैं 10वीं बार कोई आसान चीज़ पूछ रही हूँ। उसने फ़ोन उठाया, स्क्रीन देखी, वॉलेट लिया और बोला, तुमने सुन लिया माया, कभी कभी ऐसा ख्याल आता है। उसकी आंखों में एक झलक थी, पछतावा नहीं, बस अधीरता और कहीं कहीं तिरस्कार। फिर उसने बात को ऐसे बंद किया जैसे कोई फाइल क्लोज कर रहा हो। अब इसे ड्रामा मत बनाओ, चलो, लेट हो रहे हैं। और वो कमरे से बाहर निकल गया। उसके पीछे उसकी खुशबू रह गई भूत की तरह। मैं वहीं बैठी रही। हमारा कमरा, जो कभी मेरा सेफ था, अचानक मुझे क्राइम सीन जैसा लगने लगा। हवा भारी हो गई और वो एक वाक्य मेरे अंदर घूमता रहा, हर बार जब मैं तुम्हें देखता हूँ, जैसे वो सालों से मेरे ऊपर कोई चुपचाप जजमेंट चला रहा था और मुझे पता ही नहीं था कि मैं किसी टेस्ट में हूँ क्या। वो यही सोचता था जब मैं सुबह उसके लिए चाय बनाती थी, जब मैं उसके ऑफिस के तनाव पर उसे संभालती थी, जब मैं रात को उसके लिए जागती थी, जब मैं उसकी बातें सुनती थी, जब मैं कहती थी सब ठीक हो जाएगा। बेस्ट, मैंने दीवार पर लगी तस्वीरें देखीं, हम ऋषिकेश ट्रिप पर, हम करोल बाग में शॉपिंग के बाद हंसते हुए। वो एक बार बिजली चली गई थी तो हमने मोमबत्ती में लूडो खेला था। 5 साल हम दोनों ने मिलकर एक जिंदगी बनाई थी और अचानक मुझे एहसास हुआ उसके लिए ये घर नहीं, समझौता था, एक डील।
जिसे वो अंदर ही अंदर बार बार रीचेक करता रहा। मेरे अंदर जो सुन्नपन था वो उतर गया, उसकी जगह कुछ ठंडा, साफ और बहुत स्थिर आ गया। गुस्सा नहीं, रोना नहीं, बस एक दरवाज़ा जो मेरे अंदर बिना आवाज़ के बंद हो गया। मैं उठी, मेरे हाथ नहीं कांपे, पैर स्थिर थे, जैसे मेरे शरीर ने पहले ही फैसला कर लिया हो। मैं बाहर गई तो नील मेन डोर के पास जूते पहन रहा था, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे उसने मेरी इज्जत की नींव पर एक लाइन फेंकी और आगे बढ़ गया। उसने बिना ठीक से देखे पूछा, रेडी? मैंने बहुत शांत आवाज़ में कहा, हाँ मैं रेडी हूँ। और मैं सच में रेडी थी, बस उस पार्टी के लिए नहीं, होटल में अंदर जाते ही वही चमकदमक, रिसेप्शन पर लोगों की भीड़, बैज, परफ्यूम की तेज़ खुशबू, हाय लॉन्ग टाइम वाली बनावटी गर्मजोशी। मैं नील के साथ थी, लेकिन असल में मैं अकेली थी। मैं मुस्कुरा रही थी, पर अंदर से मैं उसे देख रही थी, सच में देख रही थी। वो लोगों से ऐसे मिल रहा था जैसे वो मंच पर हो। उसकी आंखें कमरे में घूम रही थीं, मेरे लिए नहीं, किसी और बेहतर के लिए। एक लड़की उसकी टीम की बार बार उसके हाथ को छू रही थी, हंसते हुए झुककर बात कर रही थी, जैसे उसे पूरा हक हो। और नील, वो उस हंसी में ज्यादा जिंदा लग रहा था जितना वो मेरे साथ पिछले कई महीनों में लगा था। फिर जब वो मेरी तरफ देखता तो प्यार नहीं, बस एक छोटी सी झुंझलाहट, जैसे मेरी मौजूदगी उसे उसकी सामान्य जिंदगी याद दिला रही हो। वही लाइन मेरे दिमाग में बेस के साथ धड़क रही थी हर बार जब मैं तुम्हें देखता हूँ, क्या यही बेस्ट है? करीब 1 घंटे बाद वो ड्रिंक्स काउंटर के पास था, ग्लास भर रहा था। मैंने कहा, मैं निकल रही हूँ। वो तुरंत चिढ़ गया, क्या अभी? हम अभी तो आए हैं। मैंने झूठ बोला, सर दर्द हो रहा है। असल में सर नहीं, मेरी पूरी जिंदगी की नींव दर्द कर रही थी। उसने आंखें घुमाईं, जो कभी मुझे क्यूट लगता था उस पल वो मेरे अस्तित्व को खारिज करने जैसा लगा। ठीक है, उसने कहा, मैं बाद में ओला कर लूँगा। और बस से वो वापस भीड़ में खो गया, जैसे मेरी बात का वजन खाली ग्लास जितना हो। मैंने बाय नहीं कहा, मैं बस बाहर निकल आई। बाहर की ठंडी हवा मेरे चेहरे पर लगी तो ऐसा लगा जैसे किसी ने पहली बार मुझे सांस दी हो। घर तक की ड्राइव खामोश थी, लेकिन वो खामोशी मेरी थी। जैसे ही मैं फ्लैट में पहुंची, सब कुछ बदला बदला लगा। ये अब घर नहीं था, ये एक सेट था, ऐसे नाटक का जिसकी आखिरी परफॉर्मेंस खत्म हो चुकी थी। उसकी खुशबू दम घोंटने लगी, दीवारों की तस्वीरें झूठ लगने लगीं। और मैं रोई नहीं, मैंने बहुत डरावनी शांति के साथ काम शुरू किया। अलमारी के ऊपर से अपना पुराना डफल बैग निकाला और एक सूटकेस, बाथरूम में अपनी शेल्फ खाली की। टूथब्रश, स्किन केयर, डियो, रेजर, वो परफ्यूम जो उसने एक बार गिफ्ट किया था, मैंने वहीं छोड़ दिया, जैसे वो उस वर्जन का स्मारक हो जिसे वो मेरे अंदर बनाना चाहता था। कमरे में मैंने अपने कपड़े पैक किए, जीन्स, कुर्ते, जैकेट, वो एक महंगा सा टॉप छोड़ दिया जिसके बारे में वो कहता था, ये पहनोगी तो कॉर्पोरेट वाली लगोगी। मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स रखे, आधार, पैन, पासपोर्ट, कुछ फाइलें, लैपटॉप, चार्जर, जरूरी चीज़ें, सब जब बैग दरवाजे के पास आ गए। मैं किचन काउंटर पर बैठी और एक छोटा सा नोट लिखा, ज्यादा शब्द नहीं थे, शब्दों का मतलब अब बचा नहीं था। नील, मैंने तुम्हारी बात सुन ली, तुम्हें जो बेस्ट चाहिए उसके लिए मैं रास्ता नहीं रोकूंगी। चाबी काउंटर पर है, मुझसे संपर्क मत करना। माया, मैंने नोट की फोटो ली, ठंडी, साफ, खुद को बचाने वाली। फिर चाबी नोट पर रख दी, धातु की हल्की टिक। और जैसे मेरे अंदर भी कुछ लॉक हो गया, मैंने एक बार पूरे फ्लैट को देखा, उन तस्वीरों को, उस बेडरूम को, उस हवा को जिसमें 5 साल की आदतें बसी थीं, यादें नहीं, बस अंतिमता। मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं बस निकल पड़ी। देर रात हाईवे के पास एक नियॉन साइन चमका, एक सस्ता सा गेस्ट हाउस, ओ टाइप, परफेक्ट। कमरे में घुसते ही अजनबी सी सफाई और सन्नाटा था, कोई इतिहास नहीं, कोई उम्मीद नहीं। मैंने बैग रखे, बेड पर बैठी और जैसे ही सांस स्थिर हुई, फोन वाइब्रेट हुआ। नील का मैसेज, सीरियसली तुम चली गई? इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? मैं आ रहा हूँ घर, बात करनी है। मैंने स्क्रीन देखी, फिर नोट की फोटो, फिर अपनी बैग और बहुत शांत तरीके से उसका नंबर खोला और ब्लॉक कर दिया। आयुषो, हाँ, क्योंकि उस सस्ते कमरे की खामोशी में
मुझे पहली बार समझ आया, मैं उसे छोड़कर नहीं जा रही थी, मैं खुद को वापस लेने जा रही थी। ब्लॉक करने के बाद भी मेरे हाथ नहीं कांपे। अजीब बात ये थी कि डर नहीं था, बस एक ऐसी खामोशी थी जैसे मेरे दिमाग में सालों से चल रही कोई मशीन अचानक बंद हो गई हो। उस ओ जैसे गेस्ट हाउस के कमरे में मैं देर तक जागती रही। बाहर हाईवे पर गाड़ियां सरसराती रहीं, अंदर मिनी फ्रिज की हल्की भनभनाहट और कमरे की सफ़ेद छत पर एक पतली दरार जो बिजली की टेढ़ी लकीर जैसी लग रही थी। वही लकीर मैं घूरती रही, जैसे उसमें किसी नए जीवन का मैप छिपा हो। हमारे फ्लैट की खामोशी अलग थी, वहाँ सन्नाटा भी भीड़-भाड़ वाला होता था, क्योंकि हर पल मुझे अंदाजा लगाना पड़ता था कि नील के मूड का तापमान क्या है, वो कब ताना मारेगा, कब दूर हो जाएगा, कब मेरा नॉर्मल भी उसे कम लगने लगेगा। यहाँ इस कमरे में कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। सुबह हुई तो सबसे बड़ा झटका ये था कि मेरी आंखों से आंसू निकले ही नहीं, न कोई फिल्मी ब्रेकडाउन, न तकिए में मुंह दबाकर रोना, बस अंदर एक खालीपन था, ऐसा जैसे किसी ने मेरे भीतर से रिएक्ट करने वाला हिस्सा निकाल दिया हो और पीछे एक धीमी सी टीस छोड़ दी हो। मैं जल्दी से नहाई। पानी ढंग से गर्म भी नहीं था। तौलिए में हल्की सी डिटर्जेंट/ब्लीच की गंध थी। शीशे में देखा तो मेरी आंखें लाल नहीं थीं, बस साफ थीं। मैं फ़ोन उठाकर आदतन देखती हूँ, फिर याद आया नील ब्लॉक है। पहली बार लगा कि एक डिजिटल दीवार भी कितनी राहत दे सकती है। मैं बैग कार में रखकर सीधे ऑफिस चली गई। मैंने छुट्टी नहीं ली, किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि ऑफिस की दुनिया सरल थी, जहां अगर तुम एक्स करती हो तो वाई होता है, अगर गलती होती है तो कारण निकलता है। उस रात के बाद जब मेरी पूरी भावनात्मक जमीन बिना चेतावनी के खिसक गई थी, मुझे उस लॉजिक की ज़रूरत थी जैसे ऑक्सीजन की। मैं अपने डेस्क पर बैठी, सिस्टम ऑन किया, इनबॉक्स खोला और खुद को काम में दबा दिया। दोपहर के बाद मेरी बॉस ने मेरे डेस्क के पास रुककर बस इतना पूछा, माया सब ठीक है? मैंने बिना ज़्यादा सोचे कहा, हाँ मैम, बस थोड़ा काम ज़्यादा है। और अजीब बात ये थी कि वो झूठ नहीं था। मेरे लिए सच में काम ही उस वक्त सबसे सुरक्षित जगह बन गया था। शाम को जब मैं वापस उसी गेस्ट हाउस के कमरे में पहुंची, मेरा शरीर थकान से भारी था पर दिमाग हल्का। में लैपटॉप खोलकर प्रॉपर्टी साइट पर गई, फिल्टर लगाया, लो बजट, तुरंत शिप, स्टूडियो/एक आके मेट्रो के पास। मुझे घर नहीं चाहिए था, मुझे एक बंकर चाहिए था जहां कोई पुरानी आवाज़ गूंजे नहीं, कोई याद दीवारों में चिपकी न हो। कुछ ही मिनटों में एक लिस्टिंग पर मेरी नज़र अटक गई, नोएडा की तरफ। एक सिंपल सा एक आके, बेज दीवारें, कोई डेकोर नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं। फोटो देखकर ही मुझे वो जगह खालीपन में भी साफ लगी। मैंने उसी रात मेल कर दी। अगले दिन दोपहर तक मेरे हाथ में चाबियां थीं। बिल्डिंग ऐसी थी जहां लोग रहते हैं, लेकिन किसी की कहानी किसी को नहीं पता। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड, सीढ़ियों में हल्की सी सीलन की गंध और कॉरिडोर में ट्यूब लाइट की सफ़ेद रोशनी। कोई पूछताछ नहीं, कोई पहचान नहीं। परफेक्ट शिफ्टिंग एक ही ट्रिप में हो गई। मेरा डफल, सूटकेस, लैपटॉप, बाकी सब चीज़ें खरीदी जा सकती थीं। ये फर्नीचर का मामला नहीं था, ये हवा का मामला था। उस खाली कमरे में मेरे कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। बैग बीच में ऐसे पड़े थे जैसे शर्मिंदा हों। इतनी जगह, इतना सन्नाटा। मैं तुरंत अनपैक नहीं कर पाई, बस खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर सड़क पर लोग थे, ऑटो की आवाज़, दूर कहीं किसी दुकान का शटर गिरने की आवाज़। जिंदगी चल रही थी और पहली बार मुझे लगा मेरी जिंदगी भी चल सकती है बिना किसी के अप्रूवल के। मैंने बेसिक चीज़ें ली, एक मैट्रेस, एक टेबल, एक कुर्सी, बस न दीवार पर फोटो, न कैंडल, न होम वाइब बनाने की कोशिश। अभी मुझे सजावट नहीं करनी थी, अभी मुझे नींव डालनी थी, और नींव हमेशा सादी होती है। अगले हफ्तों में मेरी जिंदगी एक रूटीन में ढल गई। ऑफिस, जिम, घर। जिम में मैं बदला लेने नहीं जाती थी, मैं खुद को सज़ा देने नहीं जाती थी। मैं वज़न उठाती थी क्योंकि वो दर्द ईमानदार था, सीधे नीमों वाला, ऐसा दर्द जो किसी के मूड पर निर्भर नहीं था। ऑफिस में मैं देर तक रुकने लगी, मीटिंग्स में मेरी आवाज़ साफ होने लगी, मैं शायद कम बोलने लगी, ये ज़्यादा बोलने लगी। एक दिन मीटिंग के बाद
मेरे एक सीनियर ने कहा, माया, आज तुमने एकदम सही पॉइंट पकड़ा। मैंने बस सिर हिलाया। उन्हें क्या पता वो पॉइंट मैंने अपने अंदर से निकाला था और फिर दुनिया ने दस्तक देना शुरू किया, नील से नहीं। हमेशा की तरह बीच में लोगों से सबसे पहले मार्क का मैसेज आया, हमारा कॉमन दोस्त जो खुद को न्यूट्रल समझता था। पर न्यूट्रल होने का मतलब अक्सर खबरें ढोना होता है। हे माया, बहुत दिन हो गए कॉफ़ी। मुझे समझ आ गया कॉफ़ी बहाना है, मैंने लिखा। काम बहुत है यार, फिर कभी। 3 डॉट्स तुरंत आ गए। वैसे मैं नील से मिला, वो बहुत परेशान है, कह रहा था तुम अचानक गायब हो गई, क्या हुआ? वही सवाल, वही प्रोब। मैंने बिल्कुल सीधा लिखा। उसने कहा उसे लगता है वो बेहतर कर सकता है। मैंने मान लिया और निकल गई। मैं इस पर आगे बात नहीं करना चाहती। कुछ देर बाद उसका रिप्लाई आया, ओके टेक केयर। मैंने फ़ोन रख दिया। मेरे हाथ नहीं कांपे, मेरे अंदर कुछ और पक्का हो गया। मैंने तथ्य बोले, इमोशन नहीं। दरवाज़ा बंद किया। बहस नहीं की, लेकिन यही चीज़ लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान करती है। जब तुम ड्रामा नहीं देती, लोग उम्मीद करते हैं कि तुम रोओगी, समझाओगी, वापस जाओगी और कहानी को कंफर्टेबल बनाओगी। मैं नहीं गई और जैसे जैसे दिन बीते, कंसर्न धीरे धीरे रीराइट में बदलने लगा। जेसिका का मैसेज आया, नील की कॉलेज वाली दोस्त जो हमेशा उसे मिसअंडरस्टूड साबित करती थी। माया, तुमने ऐसा क्यों किया? नील बहुत टूट गया है। मैंने लिखा, क्या बात करनी है? उसने तुरंत टाइप किया, वो कह रहा है। उसका मतलब नहीं था, बस गुस्से में निकल गया। तुमने ओवर रिएक्ट किया ना। ओवर रिएक्ट जैसे 5 साल का धीरे धीरे किया गया अपमान बस एक फिसलन थी। मेरे अंदर गुस्सा उठा, तेज छोटा। मैंने उसे कीबोर्ड तक नहीं आने दिया। मैंने लिखा, लोग वही कहते हैं जो वो सोचते हैं। जब उन्हें लगता है कोई नतीजा नहीं होगा, नतीजा ये है कि मैं चली गई इन और मैंने चैट म्यूट कर दी। उसी रात मुझे समझ आया, मैं सिर्फ रिश्ता नहीं छोड़ रही, मैं एक नैरेटिव छोड़ रही हूँ और जो लोग उसमें रह गए हैं वो कहानी को आरामदायक बनाने के लिए मुझे वापस खींचना चाहते हैं। फिर एक ईमेल आया अनजान एड्रेस से, लेकिन टोन में पहचान गई वही ज़्यादा समझाने वाला अंदाज, वही जल्दी जल्दी मैं वाली बेचैनी। मैंने पहले नहीं खोला इनबॉक्स में, उसे पड़ा रहने दिया जैसे कोई लोडेड चीज़ हो। जब खोला उसमें माफ़ी थी, पर वो माफ़ी मेरे लिए कम, उसके लिए ज़्यादा थी। मैं स्ट्रेस में था, पार्टी में ड्रिंक कर ली, मेरी जॉब में प्रेशर, मैं खुद से इनसिक्योर था। तुम मेरी लाइफ की बेस्ट चीज़ हो। और अंत में वही लाइन, बस एक बार बात कर लो। मैंने पूरा पढ़ा एक बार, फिर मैंने उसे कॉपी करके एक डॉक्यूमेंट में सेव किया, फाइल का नाम रखा क्लैरिटी और ईमेल आर्काइव कर दिया। मुझे खुशी नहीं हुई, मुझे सिर्फ दूरी महसूस हुई, क्लिनिकल साफ, क्योंकि उसने ये नहीं लिखा था कि मैंने तुम्हें कम समझा। उसने बस ये लिखा था कि अब मुझे खालीपन लग रहा है। कुछ दिन बाद एक और मैसेज आया, नील के कजिन का, हाय दीदी, पता है ये अजीब है, लेकिन भैया बहुत स्ट्रगल कर रहा है। वो मेरे यहाँ है, बस एक इंसान की तरह। क्या आप एक बार उनसे बात कर सकती हो? एक टेक्स्ट भी चलेगा। ये ह्यूमैनिटी कार्ड था। मेरे सीने में वही ठंडी पहचान उतरी, ये अब बढ़ रहा है। मैंने बहुत शांति से लिखा, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। मैं नील का भला चाहती हूँ, लेकिन हमारे बीच चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। आगे संपर्क हम दोनों के लिए हेल्दी नहीं होगा। उम्मीद है उसे सही सपोर्ट मिल जाएगा। भेजते ही मैंने उस नंबर को भी ब्लॉक कर दिया और उसी पल मेरी खामोशी खाली नहीं रही। वो इरादतन हो गई जैसे कोर्ट ने फैसला सुना दिया हो। अपील बंद। कुछ दिन सब शांत रहा, कोई मैसेज नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई इशारा नहीं। मैं एक पल को सच में मान बैठी कि बस कहानी यहीं खत्म हो गई। और तभी एक रात, जब मैं टेबल पर बैठकर कल के लिए काम की लिस्ट बना रही थी, फ़ोन फिर बजा। अनजान नंबर में देखती रही, उठाया नहीं, कॉल कट गया। तुरंत वॉइसमेल आया, मेरे पेट में हल्का सा खिंचाव हुआ। नया नंबर, यानी दीवार के आसपास रास्ते ढूंढे जा रहे थे। मुझे सुनना नहीं चाहिए था, मैंने सुन लिया। उसकी आवाज़ पॉलिश्ड नहीं थी, धीमी, भारी। माया प्लीज़, मैं अपार्टमेंट में हूँ, सब खाली है, तुम ऐसे कैसे चली गई? फिर अचानक उसके अंदर कुछ सख्त हुआ, तुम मुझे मिटा नहीं सकती। 5 साल
ऐसे कैसे खत्म कर सकती हो? और फिर वही असली नील बाहर आया, तुम कायर हो। माया तुम भाग गई, एक ईमानदार कमेंट भी हैंडल नहीं कर पाई, तुमने मुझे प्रूव करना चाहिए था कि मैं गलत हूँ। वॉइसमेल खत्म हुआ, मैं कमरे में बिल्कुल स्थिर बैठी रही और उस एक वॉइसमेल ने वो काम कर दिया जो उसकी सारी माफियों ने नहीं किया था। उसने सच दिखा दिया। माफी सिर्फ तब तक थी जब तक उसे लगता था मैं लौट सकती हूँ। जैसे ही उसे लगा कंट्रोल टूट रहा है, असली चेहरा बाहर आ गया, हक जताने वाला, दोष डालने वाला, कठोर। मैंने वॉइसमेल सेव किया, डर से नहीं, सच्चाई को साफ रखने के लिए, क्योंकि मुझे पता था अगला कदम शब्द नहीं होगा, अगला कदम सामने आकर कहानी पलटने की कोशिश होगी और मुझे खुद को इसके लिए तैयार रखना होगा। वॉइसमेल सेव करने के बाद मैं देर तक कुर्सी पर बैठी रही। बाहर सड़क पर हॉर्न, कहीं से प्रेशर कुकर की सीटी, बिल्डिंग के नीचे सिक्योरिटी गार्ड की सीट पर रेडियो, सब कुछ सामान्य था। और उसी सामान्य के बीच मुझे एक बात बहुत साफ समझ आई, नील की लड़ाई प्यार की नहीं है, उसकी लड़ाई कंट्रोल की है। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं बिना रोए, बिना भीख मांगे, बिना समझौता किए चली गई। उसे वो कहानी चाहिए थी जिसमें मैं वापस आकर उसे साबित करती कि वो गलत था, ताकि वो फिर से खुद को सही मान सके। मैंने अपनी सांस धीमी की, फोन रखा और उसी रात अपने अंदर एक नियम बना लिया, अब कोई चर्चा नहीं, अब कोई सफाई नहीं, सिर्फ सीमा। अगले दिन मैं ऑफिस गई तो मेरी बॉस ने मुझे अपने केबिन में बुलाया। माया, तुम पिछले कुछ हफ्तों से बहुत फोकस्ड हो, एक नया प्रोजेक्ट है, लीड कर पाओगी? पहले वाली माया होती तो पहले पूछती क्या मैं कर पाऊंगी, कोई नाराज तो नहीं होगा, मैं ज़्यादा स्ट्रांग तो नहीं लगूंगी। उस दिन मैंने सिर्फ इतना कहा, हाँ कर लूंगी, और जैसे ही मैंने ये बोला मुझे लगा मेरी आवाज़ वापस याद कर रही है कि वो किसकी है। जिम में भी मैं अब सिर्फ वेट नहीं उठाती थी, मैं अपने अंदर की पुरानी आदतों को भी उठाकर बाहर फेंक रही थी। लोगों को खुश करने की आदत, खुद को छोटा करने की आदत, हर बात समझाने की आदत। कुछ दिनों तक नील की तरफ से कुछ नहीं आया और मुझे लगा शायद वो थक गया। फिर एक शाम कैफे से लौटते वक्त मेरा फ़ोन फिर वाइब्रेट हुआ, अनजान नंबर। मैं समझ गई, मैंने कॉल कट की, नंबर ब्लॉक किया और बिना रुके सीढ़ियाँ चढ़ गई। अब डर नहीं था, अब बस एक ठंडा सा कॉन्फिडेंस था, जैसे मैं किसी पुराने जाल को पहचान चुकी हूँ। लेकिन असली मोड़ तब आया जब हमारी कंपनी का एनुअल कॉन्फ्रेंस आया। वही बड़ा हॉल, वही लैनियार्ड, वही चमकदार स्टेज, वही नेटवर्किंग का शोर। मेरा प्रेजेंटेशन प्राइम स्लॉट में था। पहले मैं घबराती, अपनी स्लाइड्स 100 बार देखती, खुद को सॉफ्ट बनाने की कोशिश करती ताकि कोई बुरा न माने। इस बार मैंने कुछ नहीं बदला, मैंने बस सच बोला। स्टेज पर खड़ी होकर मैंने अपने काम की फेल्योर भी बताई और रिकवरी भी। मैंने अपनी सीख बताई, मैंने डाटा दिखाया और मैंने अपनी बात पूरी ताकत के साथ रखी। सवाल आए, तेज आए और मैंने जवाब दिए, डरकर नहीं, समझकर। जब मैं स्टेज से उतरी तो लोगों ने हाथ मिलाया, कार्ड्स दिए। एक सीनियर डायरेक्टर ने बस इतना कहा, सॉलिड वर्क माया। और उस एक लाइन में मुझे वो चीज़ मिली जो 5 साल में नहीं मिली थी, इज्जत। बिना शर्त मैं पीछे एक हाई टेबल पर क्लब सोडा लेकर खड़ी थी कि अचानक मुझे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। मैंने नज़र उठाई और वही था नील, बिल्कुल वही ब्लैक शर्ट, जानबूझकर चुनी हुई ताकि वो रात मेरे दिमाग में वापस घुसे। बाल सेट, घड़ी चमकती हुई, चेहरा पॉलिश्ड, लेकिन उसकी आंखों में वो पुराना हक भी था। वो धीरे से बोला, माया, जैसे मेरा नाम अभी भी मेरे अंदर कुछ हिलाएगा। मैंने नहीं हिलाया, मैं बस शांत रही। नील, मैंने कहा, बिल्कुल न्यूट्रल। वो जल्दी जल्दी बोलने लगा, मैंने तुम्हें स्पीक करते देखा, तुम बहुत अलग हो गई हो, बहुत कॉन्फिडेंट। उस रात जो मैंने कहा मैं गलत था, मैं स्ट्रेस में था, मेरे मन में प्लीज़ बस 5 मिनट कॉफ़ी, बस बात कर लो। मैंने उसे देखा, सच में देखा, और पहली बार मुझे साफ दिखा, ये पछतावा नहीं है, ये नुकसान का डर है। मैंने बहुत धीरे, बहुत साफ कहा, नहीं। उसका चेहरा टाइट हो गया, नहीं माया, 5 साल तुम ऐसे कैसे? मैंने उसकी बात काटी नहीं, बस कहा, तुमने पूछा था क्या तुम इससे बेहतर कर सकते हो, मैंने तुम्हें मौका दे दिया, अब मेरी बारी है।
वो जैसे चौंक गया। तुम इतनी ठंडी कैसे हो सकती हो? उसके शब्दों में वही पुराना ताना था, क्योंकि उसे लगता था मैं पिघल जाऊंगी। मैंने अपने ग्लास को टेबल पर रखा और कहा, ये ठंडापन नहीं है नील, ये शांति है। भीड़ के शोर में भी मेरे शब्द मुझे खुद सुनाई दे रहे थे। वो एक कदम आगे बढ़ा, आवाज़ थोड़ी तेज हुई। तुम मुझे ऐसे मिटा नहीं सकती, तुम भाग गई थी। और उसी पल मुझे वॉइसमेल वाली उसकी आवाज़ याद आ गई। कायर वीक, वही आदमी, वही सोच, बस अलग पैकिंग। मैंने हल्की सी सांस ली और कहा, मैं भागी नहीं थी, मैं बची थी। वो कुछ और कहने वाला था, पर मैंने उसे वो जगह ही नहीं दी। मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा, जैसे मैं खुद को याद दिला रही हूँ, मेरे पास अब अपनी दुनिया है, मेरी टीम मुझे ढूंढ रही है। मैंने कहा, फिर आखिरी बार उसे देखा, गुस्से से नहीं, तथ्य से। मुझे उम्मीद है तुम्हें तुम्हारा बेस्ट मिल जाए, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। और मैं मुड़कर चल दी बिना पीछे देखे। उस वक्त मेरे अंदर जो गर्माहट थी वो जीत की नहीं थी, वो अपने सही जगह खड़े होने की थी। कॉन्फ्रेंस के बाद नील ने फिर कोशिश की, एक नई ईमेल, फिर नया नंबर। इस बार मैंने ना सेव किया ना आर्काइव, मैंने बस डिलीट किया, क्योंकि अब मुझे एविडेंस की ज़रूरत नहीं थी। मुझे अपनी याद पर भरोसा हो गया था। कुछ हफ्तों बाद मेरी जिंदगी सच में बदलने लगी। नया रोल, बेहतर सैलरी, ज़्यादा जिम्मेदारी। मैं अपने खाली स्टूडियो में एक छोटा पौधा ले आई, फिर एक फ्रेम, कोई पुरानी फोटो नहीं, बस एक लाइन आर्ट जो मुझे पसंद आई। ये पहली बार था जब मैं किसी जगह को अपने हिसाब से भर रही थी, किसी और के हिसाब से नहीं। एक शाम मैं बालकनी में खड़ी थी, नीचे सड़क पर लोग थे, ऑटो, दुकानों की लाइट, बच्चों की आवाज़। मेरे फ़ोन पर एक बार फिर अनजान नंबर आया। मैंने बिना सोचे कॉल कट की, ब्लॉक किया और फ़ोन जेब में रख लिया। और उसी पल मुझे पता चल गया, ये चैप्टर अब सच में बंद हो गया है। इसलिए नहीं कि नील ने कोशिश छोड़ दी, बल्कि इसलिए कि मैंने अपने अंदर वो दरवाज़ा ही खत्म कर दिया जहाँ से वो अंदर आता था। अगर आप यहाँ तक आए हो तो एक बात बताओ, क्या आपके साथ भी कभी किसी ने आपको कम महसूस कराया है? कमेंट में अपना शहर लिखो और एक शब्द लिखो, खुददारी पूर्णविराम। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ, और अगर आपको ऐसी इमोशनल, ब्रांड सेप, हाई रिटेंशन सच्ची कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑन कर दो, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी सोच बदल दे। याद रखना, कभी कभी सबसे बड़ा जवाब चीख नहीं होता, सबसे बड़ा जवाब होता है चुपचाप उठकर चले जाना और फिर कभी वापस न मुड़ना।